Hello guys, welcome to AH Academy. Hope you all are good and safe during this coronavirus pandemic. First of all, let me introduce myself. My name is Asfaq Habib. I am a civil engineer and presently I am working in Kolkata Metropolitan Development Authority. Basically this channel is for civil engineering students only and mainly for those who are preparing for government jobs. Side by side, it will also be helpful for semester examination for BTech pursuing candidates. And this is my first video on YouTube, so I'm a bit nervous. In fact, very nervous. Anyway, start करते हैं. आज का टॉपिक है RCC. Topics that I will cover are introduction to RCC. इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट कराया जाएगा. दूसरा डिज़ाइन फिलोसॉफीज. तीसरा वर्किंग स्ट्रेस मेथड of design. Fourth topic, limit state of collapse flexure. Next, limit state of collapse shear and bond. Sixth topic, limit state of collapse torsion. Seventh one, limit state of collapse compression. आठवां, design of slab. And the last one is design of foundation. So let's begin. RCC. RCC का मतलब क्या है? R stands for reinforced, C stands for cement and the other C stands for concrete. अब reinforced का मतलब क्या है? reinforced का मतलब है किसी भी चीज़ को strong बनाना, to make strong. अब हम लोग बिल्डिंग्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं? वी यूज स्टील बार्स एज रेनफोर्समेंट. ठीक है. सीमेंट पता है आपको. और कंक्रीट, कंक्रीट क्या है? कंक्रीट इज अ mixture of what? Mixture of cement, coarse aggregate, fine aggregate और adequate water. These are mixed in definite proportion. Mixed in definite proportion. अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए क्या क्या मटेरियल्स यूज करते हैं? कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स क्या यूज होता है? दो मटेरियल यूज होता है. एक है स्टील और दूसरा है
कंक्रीट। अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि वाई स्टील, वाई नॉट कॉपर, वाई नॉट एल्यूमिनियम? स्टील because coefficient of thermal expansion of both steel and concrete are almost same। तो वैल्यूज कितना होता है कोफिशिएंट्स का? अल्फा एस मतलब कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील, इट इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, एंड फॉर कॉन्क्रीट इट इज़ 11 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप लोग देख सकते हैं कि इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल। अब अगर ड्यू टू टेम्परेचर कंक्रीट बढ़ेगा तो साथ में उतना ही स्ट्रेन डेवलप होगा स्टील में। सो बॉन्ड उन दोनों के बीच में, स्टील और कंक्रीट के बीच में बॉन्डिंग अच्छा रहेगा, इसीलिए हम लोग स्टील यूज़ करते हैं। एंड वाई कंक्रीट? कंक्रीट क्यों? बिकॉज concrete is good for carrying compression, because concrete is good for carrying compression, but remember, but it is poor इन टेंशन, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट क्या प्रॉपर्टीज है? पहला जो प्रॉपर्टीज है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, वो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आप लोगों ने सेमिस्टर में किया होगा। ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट किससे करते हैं? इट इज डिटरमाइंड बाय क्यूब टेस्ट। इट इज डिटरमाइंड बाय क्यूब टेस्ट। और क्यूब्स का साइजेस क्या होता? क्यूब का साइज था 150 इंटू 150 इंटू 150 mm। अब जब हम लोग टेस्ट करते थे, हम लोग 6 क्यूब्स बनाते थे, 6 क्यूब्स। 6 क्यूब्स क्यों? 3 क्यूब्स जो था वो 7 दिन के लिए टेस्ट करते थे, 7 डेज, और 3 क्यूब्स 28 डेज। तो 7 दिन के लिए क्यों? 7 दिन के लिए इसलिए टू चेक कि मेरा स्ट्रेंथ जो है वो 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ आया कि नहीं। मतलब टोटल स्ट्रेंथ में से 7 दिन बाद हम लोग करते हैं कि चेक करते हैं कि 2/3 स्ट्रेंथ आया कि नहीं। और 28 डेज के बाद कितना स्ट्रेंथ आता है? ऑलमोस्ट 96 to 99% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है। अब ये क्यूब जो है, इट इज टेस्टेड इन यूटीएम, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। क्यूब्स आर टेस्टेड इन यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, इसको यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी मेज़र करते हैं और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी मेज़र करते हैं, इसीलिए इसको यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन कहते हैं। चलो नेक्स्ट एक टर्म आएगा विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
वो है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, इट इज डिनोटेड बाय FCK। अब जब भी मैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोलूँगा मैं FCK लिखूँगा, ठीक है। तो व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ? हम लोग का जो कोड है, डिज़ाइन कोड IS 456/2000, वो ये कहता है कि FCK is a strength, sorry, FCK is a strength of material below which not more than 5% of the test results are expected to fall. Of the test results are expected to fall. सॉरी, अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मान लो, फॉर एग्जाम्पल M25, ये M क्या है? M स्टैंड्स फॉर मिक्स, और ये 25 है, ये 25 तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है FCK, विच इज इक्वल टू 25 Nm/mm², और यू कैन से MPa। अब ये डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन के में गौर करते हैं। सपोज मान लो ये तुम्हारे पास 100 क्यूब्स है, तो ये 100 क्यूब में से 95 क्यूब्स का स्ट्रेंथ कितना होगा? विल बी ग्रेटर देन 25 MPa, ठीक है। तभी वही इसी को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। अब कंक्रीट क्या है? कंक्रीट एक ऐसा मटेरियल है जिसका स्ट्रेंथ वेरी करता है। अब देखा गया है कि अगर तुम अगर तुम एक क्यूब लोगे जिसका मिक्स प्रोपोर्शन जो है वो सेम है, फिर भी उसका वैल्यू, मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का वैल्यू वेरी करेगा। क्यों वेरी करेगा? वेरिएशन क्यों है? वेरिएशन basically depends on degree of quality control. Degree of quality control. वेरिएशन मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वेरिएशन है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वेरिएशन, ठीक है। अब ये वेरिएशन देखा गया है, जो वेरिएशन है, वेरिएशन फॉलोज, ये वेरिएशन फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। स्टैटिकली ये देखा गया है। अब अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इस तरफ वाई एक्सिस में फ्रीक्वेंसी और इस तरफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो कर्व कुछ इस तरह का है। ये अच्छे से ध्यान दो, ये इम्पोर्टेंट है फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब ये पिक पॉइंट जो है इसका फ्रीक्वेंसी है, और इस तरफ जो है ये है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसको कहते हैं FM। FM क्या है? FM इज इक्वल टू मीन स्ट्रेंथ, इज इक्वल टू मीन स्ट्रेंथ। अब
ज़रा डेफिनेशन में गौर करो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का। 5% कुछ यहीं यहाँ पे लाई करेगा, ये है मेरा FC के वैल्यू, और ये पोर्शन, ये रीजन जो है, ये है मेरा 5%, राइट। अब स्टैटिकली देखा गया कि ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कितना है, 1.65 सिग्मा। और ये सिग्मा क्या है, सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका वैल्यू दिया हुआ है आईएस कोड में इसका वैल्यूज भी दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन का। फॉर M10 एंड M5 सॉरी M10 and M15 sigma is equal to 3.5 MPa. For M20 and M25 sigma value is 4 MPa. And for M30 and above value of sigma is 5 MPa. ये याद रह जाएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब आता है ग्राफ में आ जाओ। अब इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है कि हम लोग लिख सकते हैं कि FM इज इक्वल टू FCK प्लस 1.65 सिग्मा। देयरफॉर FCK इज इक्वल टू मीन स्ट्रेंथ माइनस 1.65 सिग्मा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। आईएस कोड क्लासिफाई किया है कंक्रीट को इन 3 पार्ट्स। ये है, एक मैं नोट्स बनाया, ये देख सकते हो। आईएस 456 2000 टेबल नंबर 12 पेज नंबर 16। ग्रेड ऑफ कंक्रीट 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ऑर्डिनेट कंक्रीट क्या है, ऑर्डिनेट कंक्रीट्स आर M10, M15 and M20, 3 numbers 1 2 3. Standard concretes M25 to M55, which is 7 numbers, and the last one is high strength concrete M60 to M80, 5 numbers. ये नंबर्स याद रखना है कभी कभी, क्योंकि SSC में एक बार पूछा था कि स्टैंडर्ड कंक्रीट्स कितना नंबर्स का है, तो ऑप्शन वाज 7। तो हर चीज़ तुमको याद रखना है फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स ऑफ व्यू। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब। तो क्यूब्स का भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वेरी होता है, चेंज होता है। अब इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, तो क्या क्या फैक्टर्स है वो देख लेते हैं। पहला फैक्टर से साइज फैक्टर। साइज फैक्टर क्या कहते हैं, अगर साइज तुम्हारा डिक्रीज होगा तो स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल अगर तुम 100 mm साइज क्यूब लेते हो, 100 mm साइज क्यूब विल हैव 5% मोर स्ट्रेंथ देन 150 mm क्यूब। दूसरा जो फैक्टर है वो है शेप फैक्टर। शेप फैक्टर, स्टैंडर्ड सिलेंडर ऑफ 15 सेंटीमीटर डाया एंड 30 सेंटीमीटर हाइट विल हैव स्ट्रेंथ ऑफ 80% दैट ऑफ स्टैंडर्ड क्यूब ऑफ 15 सेंटीमीटर साइज। और तीसरा जो है सिलेंडरनेस फैक्टर। अगर सिलेंडरनेस रेशियो इंक्रीज होता है तो तुम्हारा स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। अब तुम्हारा जो सेकंड प्रॉपर्टीज है वो है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ये टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे करते हैं हम लोग, याद है? फ्लेक्सरल टेस्ट या फिर हम लोग स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट करते हैं, राइट। As I have told earlier, concrete is poor in tension, so it can be related to FCK. How it can be related to FCK? तो आईएस कोड ने बोला है कि फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट FCR is equal to
0.7 रूट ओवर FCK। ठीक है, ये याद रखना है। बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं, थर्ड प्रॉपर्टीज जो है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ कंक्रीट, EC। अब ये EC समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट देखना है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट कैसा होता है, इस तरफ स्ट्रेस, इस तरफ स्ट्रेन, कुछ इस तरह का होता है, राइट, कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब EC को जानने के लिए मतलब 3 टाइप्स तरह है। एक है इनिशियल टेंजेंट मेथड मॉड्यूलस, दूसरा है टेंजेंट मॉड्यूलस और तीसरा है सेकेंड मॉड्यूलस। तो इनिशियल टेंजेंट किसको कहते हैं, इनिशियल टेंजेंट, ये इनिशियल पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये हो गया तुम्हारा इनिशियल टेंजेंट मॉड्यूलस। अब ये है तुम्हारा स्ट्रेस लेवल मैक्सिमम, इसको कहते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे स्पेसिफाइड स्ट्रेस लेवल। अब इसी पॉइंट में अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वो हो गया तुम्हारा टेंजेंट मॉड्यूलस, और इस स्पेसिफाइड पॉइंट से और ये ओरिजिन से अगर तुम लाइन ड्रॉ करोगे तो वो हो गया तुम्हारा सेकेंड मॉड्यूलस। क्या क्या है, इनिशियल टेंजेंट मॉड्यूलस, टेंजेंट मॉड्यूलस, और तीसरा है, ये है वैल्यू मेरा EC, और तीसरा है सेकेंड मॉड्यूलस। चलो अब इसी को समझने के लिए अमोंग दिस 3 मॉड्यूलस सेकेंड मॉड्यूलस है कि सेकेंड मॉड्यूलस at stress of about 1/3 of cube strength of concrete is generally acceptable in representing the value of EC। मैं लिख देता हूँ, ठीक है, सब क्लियर हो जाएगा। Among these the second modulus at a stress of about 1/3 the cube strength of concrete is generally found acceptable in representing an average value of EC। अब आइस कोड में EC का वैल्यू जो दिया हुआ है, EC इज इक्वल टू 5000 रूट ओवर FCK। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स ऑफ व्यू। बहुत बार स्टेट PSC SSC JEE में पूछा जाता है, इवन गेट के एग्ज़ाम में भी। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसको एक और नाम है, इसको हम लोग ये कहते हैं, ये जो EC है ये है शॉर्ट टर्म, इट इज शॉर्ट टर्म यंग्स मॉड्यूलस
ऑफ कंक्रीट। ये शॉर्ट टर्म की हुई, ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। उससे पहले हम लोग दूसरा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं, वो है श्रिंकेज एंड क्रीप। व्हाट इज श्रिंकेज? श्रिंकेज है वॉल्यूम, डिक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, राइट। मतलब डिक्रीज इन वॉल्यूम, decrease in volume of concrete due to evaporation of water। मान लो, मतलब अगर कोई मेरा कंक्रीट है और ये पोर से मेरा पानी इवेपोरेट हो जाता है, तो क्या होगा, ये जो साइज, ये जो वॉल्यूम है, ये डिक्रीज होगा। तो इसी को कहते हैं श्रिंकेज। अब आइस कोड में जो श्रिंकेज स्ट्रेन का वैल्यू दिया हुआ है वो याद रखना है फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स ऑफ व्यू। श्रिंकेज स्ट्रेन इज इक्वल टू 0.0003, ये याद रखना है। श्रिंकेज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है क्रीप, ये इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज क्रीप? क्रीप इज ए टाइम, it is a property, it is a time dependent deformation at constant stress level, अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज ये मेरा बीम है। अब ड्यू टू जितना टाइम बढ़ेगा, अब क्या होगा, ड्यू टू दी सेल्फ वेट, ड्यू टू कांस्टेंट स्ट्रेस, क्या होगा, ये बीम जो है ये डिफॉर्म करेगा टाइम के साथ साथ। इसी को कहते हैं क्रीप इफेक्ट। तो ये क्रीप इफेक्ट जो एक, इसका कॉज क्या है? इसका कॉज अभी तक पता नहीं चला है ठीक से, लेकिन कुछ बुक्स में ये दिया हुआ है। कॉज है ड्यू टू रीस्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इसको रिड्यूस, मतलब ये क्रीप इफेक्ट को घटाएंगे कैसे? रिडक्शन ऑफ क्रीप इफेक्ट कैसे घटाएंगे? सिंपली बाय डिलेइंग रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क्स। फॉर्मवर्क्स को जब हम लोग रिमूव करेंगे, वो डिले करेंगे, वो देर में रिमूव करेंगे, तब थोड़ा बहुत ये डिफॉर्मेशन जो है वो कम होगा। अब इसी क्रीप इफेक्ट के लिए एक टर्म है, वो है लॉन्ग टर्म यंग मॉड्यूलस। अब आता है लॉन्ग टर्म यंग मॉड्यूलस। उसको इट इज डिनोटेड बाय ECE, विच इज इक्वल टू EC बाय 1 प्लस थीटा। अब ये ECE क्या है? लॉन्ग टर्म यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कंक्रीट। अब तुम देख सकते हो कि जब क्या कहते हैं, पीरियड्स जब बढ़ता जाएगा, तो ड्यूरेशन जब बढ़ता जाएगा, ये जो है ये E ये घटेगा।
अब EC को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, EC इज इक्वल टू 5000 रूट ओवर FC के बाय 1 प्लस थीटा। और ये थीटा क्या है? ये थीटा इज क्रीप कोएफिशिएंट, क्रीप कोएफिशिएंट। It is defined as ratio between ultimate creep strain by इलास्टिक स्ट्रेन। ठीक है, इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू याद आ जाएगा, बहुत इजी है। आईएस कोड में एक तरफ है एज, दूसरी तरफ है थीटा वैल्यू। 7 डेज में थीटा का वैल्यू होगा 2.2। 28 डेज के बाद थीटा घट जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज होगा, वो हो जाएगा 1.6। और 1 ईयर्स के बाद ये होगा 1.1। तो अब तुम देख रहे हो कि अगर डेज बढ़ रहा है तो ये थीटा वैल्यू घट रहा है। ठीक है, तो गाइज लेट इट बी टिल हियर। नेक्स्ट टॉपिक में मैं वर्केबिलिटी, मतलब दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट है, वर्केबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, उस नेक्स्ट लेक्चर में मैं कराऊंगा। होप यू गाइज लाइक माय वीडियो। If you have liked it, then please click the subscribe button and don't forget to press the bell icon. Thank you. Goodbye. Stay safe.